तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, रिसेंटली हुआ क्या है कि यूएस का एक ड्रोन था, उसको डाउन कर दिया गया है रसिया के द्वारा रिसेंटली। तो ये पूरी खबर क्या है, और अभी थोड़ा सा तनाव का माहौल बना हुआ है रशिया और यूएसए के बीच में। उनके इस ड्रोन को डाउन कर देने की वजह से रशिया ने यूएसए का ड्रोन डाउन कर दिया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, बैक साइड में ब्लैक सी के आसपास की इवेंट है, और ब्लैक सी में ये हुआ है काइंड ऑफ। और यहाँ पे गिरा दिया गया है ड्रोन को, यूएसए के ड्रोन को। तो आपको पता है कि फरवरी से 2022 से रशिया ने जब से वार छेड़ा है यूक्रेन के ऊपर, तब से लगातार वहाँ पे जो माहौल है वो अच्छा नहीं है। और क्रीमिया करके एक जगह है जिसको कि 2014 के अंदर हथिया लिया था रशिया ने। तो उस एरिया के आसपास, ब्लैक सी के आसपास एक जो ड्रोन था यूएसए का, वो एक्चुअली में इंटेलिजेंस को गैदर करने के लिए ड्रोन था। और इस ड्रोन का जो नाम है वो आप देख लीजिए, अमेरिकन MQ-9 रीपर करके एक ड्रोन है, जो कि गैदर कर रहा था इंटेलिजेंसी एंड सर्विलेंस कर रहा था। ये ड्रोन जो था वो बेसिकली, है ना। तो इसको सुखोई 27 फाइटर जेट के द्वारा गिरा दिया गया है। ट्यूसडे की बात है ये, ट्यूसडे के दिन ऐसा हुआ है, और इसको डाउन कर दिया गया है। तो थोड़ा माहौल जो है वो गर्मा गया है। आपको पता है काफ़ी लंबे टाइम से ये वॉर चल रहा है, और काफ़ी लंबे टाइम से फाइनल कंक्लूजन इस वॉर में कुछ निकल नहीं पा रहा है। फाइटिंग कंटिन्यूसली चल रही है ना। और इससे ग्लोबल जो सिनेरियो है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। ग्लोबल काफ़ी लाइक है जो इकोनॉमी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट इसकी वजह से आए हैं। क्या बोलना है रशिया का, और क्या बोलना है अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं उनका, जो है इसके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट आई है। तो रशिया ने अभी थोड़ा, दोनों ने ही चुप्पी साधी हुई है इसके ऊपर, क्रिस्टल क्लियरली वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। रशिया बोल रहा है कि लाइक डायरेक्टली ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने इसको डाउन किया है, काइंड ऑफ लो अल्टीट्यूड होने की वजह से ड्रोन नीचे चला गया है। वहीं पे अमेरिका बोल रहा है कि लगातार ऑयल जो है वो डाला जा रहा था इसके ऊपर, पर्टिकुलर ड्रोन के ऊपर, और लगातार कंटिन्यूसली ऑयल डाला जा रहा था, एंड देन फिर इसको स्ट्राइक डाउन किया गया है एक तरह से विद द हेल्प ऑफ द सुकोई 27। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बट फाइनली ज़्यादा कुछ इसके बारे में अभी नहीं बोला जा रहा है। आगे क्या स्टेप रहेगी, क्या इसकी वजह से तनाव बढ़ेगा या तनाव को रोक लिया जाएगा बातचीत करके, और किस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा, ये देखने लायक रहेगा। देखते हैं क्या होता है काइंड ऑफ। बट अभी जो है तनाव का माहौल है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर्टिकुलर जोन के अंदर। रशिया का बोलना है कि क्रीमिया को उन्होंने हथियाया है, काइंड ऑफ। रशिया ये तो नहीं बोल रहा है हथियाया है, रशिया बोल रहा है कि क्रीमिया उनका पार्ट है, और उसके आसपास ये सर्विलेंस कर रहा है। तो ये सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे उनको उसको देख रहे हैं, इस तरीके के सर्विलेंस को। और ये रशिया का जो वॉर स्टार्ट हुआ है उसके बारे में आप जानते ही हैं कि रशिया का बार बार ब्लेम रहा था कि नेटो का एक्सटेंशन हो रहा है ईस्टवर्ड, और हमें अपनी सिक्योरिटी की कंसर्न है। तो इस वजह से इस बात पे उन्होंने इस वॉर को स्टार्ट किया था काइंड ऑफ। ठीक है, जो कि अभी तक कंक्लूड नहीं हो पा रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हमने देखा कि किस तरह से यूएस का जो ड्रोन है उसको डाउन कर दिया गया है रशिया के द्वारा, जो कि सुखोई 27 फाइटर जेट रहा है रशिया का। इतना ही जानना जरूरी है हमारे लिए इस पर्टिकुलर न्यूज के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है उसके अंदर, देखते हैं क्या है। तो इंडिया ने ओवरटेक किया है चाइना को सेकेंड ईयर में कंटिन्यूसली, इसके अंदर यूनिकॉर्न्स के अंदर। तो आपको पता है यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, जो अच्छे से जिनका वैल्यूएशन जो होता है $1 बिलियन के जो मार्क होता है उसको क्रॉस कर जाता है, वो आपका यूनिकॉर्न होता है। $1 बिलियन के बारे में मैंने पहले भी बताया कि 80 रुपये की एक्सचेंज रेट को मैं मानता हूँ। तो बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। ओके, एंड बिलियन में 10 की पावर 9 भी आप बोल सकते हो, मिलियन 10 की पावर 6 होता है, बिलियन को आप 100 करोड़ बोल सकते हो, मिलियन को आप क्या बोल सकते हो, 10 लाख बोल सकते हो। तो $1 बिलियन, डॉलर को एक्सचेंज रेट में मैं 80 रुपीज़ मान लेता हूँ, तो 8,000 करोड़ में मान सकता हूँ। तो 8,000 करोड़ से जिस कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाएगा उसे यूनिकॉर्न बोला जाएगा। तो चाइना के अंदर जहाँ पे कि केवल 11 यूनिकॉर्न्स बने हैं, स्टार्टअप्स जो है 11 यूनिकॉर्न्स बने हैं, इंडिया के अंदर ये नंबर जो है 2022 के अंदर 23 रहा है। तो इंडिया ने कंटिन्यूसली सेकंड टाइम पे सरपास कर दिया है चाइना को यूनिकॉर्न्स जो बन रहे हैं उसके अंदर। और उसके बाद में आगे बताया गया है कि यूनिकॉर्न्स का इन फ्यूचर क्या रह सकता है, और किस तरह से ग्लोबल स्लो डाउन जो आ रहा था उससे यूनिकॉर्न्स के अंदर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है फंडिंग वगैरह के अंदर, बट पॉजिटिवली देखा जा रहा है फ्यूचर को काइंड ऑफ। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये और है कि 9 जो यूनिकॉर्न्स हैं वो आउटसाइड जो टॉप मेट्रो सिटीज़ हैं उसके आउटसाइड से यूनिकॉर्न्स निकली हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो सेकंड ईयर में कंटिन्यूसली हमने सरपास कर दिया है चाइना को यूनिकॉर्न्स के फॉर्मेशन के अंदर। इंडिया के अंदर 23 यूनिकॉर्न्स बने हैं 2022 के अंदर। 2021 के अंदर 44 जो है यूनिकॉर्न्स बने थे, वहीं पे चाइना में केवल 11 यूनिकॉर्न्स बने हैं। ओके, तो जब ये यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं तो थोड़ा जानने की रिक्वायरमेंट है कि यूनिकॉर्न्स जो हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, तो यूनिकॉर्न्स का ज़रूरी है एक्चुअली में डाइवर्सिफिकेशन होना भी, और प्रॉब्लम रिजॉल्विंग यूनिकॉर्न्स बने, और वो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे वाइटल रोल प्ले करें। और तो इस टाइप के यूनिकॉर्न्स यदि बनते हैं तो वो एक्चुअली में हमें ज़्यादा बेनिफिट करेंगे।
बट अभी भी जो जो यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं इनको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, नो डाउट। बट यदि ये डाइवर्सिफाइड रहेंगे और ये रूरल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए यदि कोई यूनिकॉर्न बनता है, काइंड ऑफ इस तरीके की कोई कंपनी इतनी आगे जाती है कि यूनिकॉर्न बन पाए, जो कि जो रियल इश्यूज हैं ग्रामीण इलाकों की उनको रिजॉल्व कर रही है, तो ये अपने आप में काफ़ी एक बड़ी बात हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा अभी तक नहीं हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। बैंक्स दैट आर टू बिग टू फेल। तो कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो टू बिग टू फेल बोले जाते हैं। तो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइक फेलियर्स हो रहा है बैंकों का। सिलिकॉन वैली बैंक जो होते हैं, सिग्नेचर बैंक काइंड ऑफ, ये जो है फेल कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी बैंक्स ऐसे बैंक हैं जिनको कि टू बिग टू फॉल बोला जाता है। ठीक है, तो आरबीआई क्लासिफाइड करता है एसबीआई बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को, एचडीएफसी बैंक को, ठीक है, कि इस तरीके के बैंक इनको बोला जाता है जिनको कि कॉलेप्स नहीं होने दिया जाएगा। कॉलेप्स होगा तो गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन करेगी, इंटरवीन करेगी और इनको कॉलेप्स होने से बचाएगी। इन्हें टू बिग टू फेल क्यों बोला जाता है? बेसिकली क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट उसके अंदर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक सोशल डिसहार्मनी भी क्रिएट हो सकती है यदि इस तरह से होता है। क्योस पूरा क्रिएट हो सकता है, एकदम से इसका रिपल इम्पैक्ट क्रिएट हो सकते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है यदि कोई बैंक डूबता है तो इस कंडीशन के अंदर आरबीआई करता क्या है, कुछ टाइम के लिए रोक देता है उस बैंक के ट्रांजेक्शन जो होते हैं, आप पैसे नहीं निकाल सकते हो, एंड देन फिर इंटरवेंशन किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से और कोशिश की जाती है कि बैंक को दोबारा से उठाया जाए ताकि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट ना आए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमको जो इंश्योरेंस मिलता है, हम बैंक में जो पैसा रखते हैं उसके लिए, पहले वो कम था, अभी 5 लाख कर दिए गए हैं। यदि आपके बैंक के अंदर आपका 1 करोड़ रुपया है और यदि वो बैंक कोलैप्स हो जाता है तो आपको मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपये मिल पाएंगे इंश्योरेंस के तौर पे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 5 बैंकों में यदि आपके 1 करोड़ रुपये हैं तो आपको 5-5 लाख रुपये, 25 लाख रुपये मिल पाएंगे। तो बेसिकली पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए और साथ ही साथ में आप जो बैंक्स होते हैं वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी भी रख सकते हो। लोन दे रहे हैं या कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोन 80 to 90% होना चाहिए वैसे आइडियली एक बैंक का। तो उस बिहाफ पे भी आप उस बैंक के अंदर अपना पैसा जमा करा सकते हो। बट मल्टीपल बैंक्स में पैसा रखना ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब फेल हो जाएगा बैंक, यदि मान लो 3 लाख रखे हैं तो आपको 3 लाख मिलेंगे, 1 करोड़ रखे हैं तो आपको केवल 5 लाख मिलेंगे। तो ऐसे में सिक्योरिटी आपकी हो सकती है पैसे की मल्टीपल बैंक्स में यदि आप रखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टू बिग टू फेल। और क्यों इनको फेल नहीं होने दिया जाता है? क्योंकि इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है, पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, एक पूरा क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और काफ़ी सारे सेक्टर्स, पूरी इकोनॉमिक क्रैश हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो सकता है अविश्वास बैंकिंग सिस्टम के अंदर, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान कर सकता है। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है जहाँ पे कि सिग्निफिकेंट एजेंस होती है उस बैंक की, वहाँ पे, है ना। तो मतलब जो बैंक सिग्निफिकेंट होते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा। अब देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ लाइक पाई चार्ट्स दिए गए हैं, कुछ परसेंटेज दी गई हैं, है ना। इस तरह से इन फिगर्स के माध्यम से, पाई चार्ट्स के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि रिटायरमेंट हो रहा है, उसके बाद कुछ सर्वे कंडक्ट किए गए हैं बेसिकली। तो उसमें देखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद इंडियंस जो है वो क्या प्रेफर कर रहे हैं। तो जिन्होंने रेस्पॉन्स किया है उसके बिहाफ पे बताया गया है कि रिटायरमेंट गोल्स क्या हैं इंडियंस के। काफ़ी इंटरेस्टिंग सर्वे है ये। तो 80% लोगों ने जब सर्वे करवाया गया तो रेस्पॉन्स दिया है एक तरह से इस चीज़ को लेके कि वो करंट जो लाइफ स्टाइल है उसी को मेंटेन रखना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद में। 78% जो लोग हैं इंडिया के अंदर वो स्पिरिचुअल प्लेसेज पे ट्रैवल करना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया ना इसके रिगार्डिंग, भाई ऐसा आप करना चाहते हो, तो 78% लोगों ने बोला कि हाँ वो ऐसा करना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हो आप क्या क्या वो करना चाह रहे हैं। लाइक अब लोगों के अंदर पैशन आ रहा है फार्मिंग को लेके भी, तो 62% लोग इसके लिए हामी भर रहे हैं, राजी हो रहे हैं। अलोकेशन ऑफ कॉर्पस पोस्ट रिटायरमेंट, यहाँ पे बताया गया कि वही जो पोस्ट रिटायरमेंट कॉर्पस होता है उसका अलोकेशन कैसे कैसे करते हैं जनरली जो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद लोग होते हैं वो। तो देखो डेली मंथली एक्सपेंडिचर 24% पैसा चला जाता है। चैरिटी के अंदर 7% लोग दे देते हैं, तो चैरिटी काफ़ी हो जाती है। पोस्ट रिटायरमेंट के बाद लोग चैरिटी पे काफ़ी ध्यान देते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। फैमिली एज ए लिगेसी और सेविंग और स्पाउस वगैरह की यदि हम बात करें तो 20% हो जाता है। फर्दर इन्वेस्टमेंट 18% कर देते हैं, ठीक है। फॉर रेगुलर और सडन मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए वो 16% कॉर्पस रखते हैं काइंड ऑफ, है ना। तो ये कॉर्पस रखते हैं, है ना, इस तरीके का अलोकेशन ऑफ कॉर्पस होता है आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे बताया गया है प्लांट सोर्स ऑफ द इनकम पोस्ट रिटायरमेंट, है ना। तो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में इनकम कैसे कैसे आती है लोगों की, तो एफडी से लोग प्लानिंग करते हैं 40%, है ना। एंड देन मंथली इनकम फ्रॉम पेंशन से 52% लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस पे 30% लोग डिपेंडेंट रहते हैं। रेंटल जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर 26%, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर 14% लोग
डिपेंडेंट रहते हैं काइंड ऑफ, है ना। मंथली पेंशन फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और ऊपर है मंथली पेंशन फ्रॉम पेंशन स्कीम्स एन्युटी प्लान से 52%, और मंथली पेंशन फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पर 37% का रेशो आ रहा है। ओके, अब देखते हैं कि मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मेजर इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। एनपीएस में लोग जाते हैं, एफडीज करवाते हैं लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। अभी भी जो सबसे ज़्यादा फेज जो है वो एनपीएस के अंदर ही है, सिस्टम के अंदर ही है ना। एंड देन पीपीएफ वगैरह में, गोल्ड में, यूलिप्स के अंदर, एंड काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, इस तरह से देख सकते हो आप। स्टॉक्स के अंदर लेकिन काफ़ी कम है, यहाँ पे आप देख सकते हो। गोल्ड के अंदर काफ़ी है। अब देखते हैं डब्ल्यू जो है 2 साल में 3.85% पे आ चुका है, फेब्रुवरी के अंदर काफ़ी कम हो गया है। और प्राइसेस जो हो रही है मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के अंदर, फ्यूल्स के अंदर, पावर के अंदर, वो कम हुई है, महंगाई कम हो रही है, डब्ल्यू कम देखा जा रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स को आप जानते हो काफ़ी अच्छे से। होलसेल के ऊपर जो इंडेक्स पे जो इन्फ्लेशन होता है वो डब्ल्यू होता है, एंड जो कंज्यूमर के हाथ में जो आ रहा है उसके ऊपर सीपीआई होता है। तो काफ़ी मतलब कि यहाँ पे डब्ल्यू कम हो रहा है, तो ये अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। मे बी पॉसिबल फ्यूचर में ये स्पिल ओवर होता ही है सीपीआई के ऊपर भी, तो दिस इज ए लाइक गुड सिचुएशन। ओके, और ये आगे बताए गए हैं कुछ इन्फोग्राफिक्स एंड काइंड ऑफ, इन्फोग्राफिक्स तो नहीं है, इमेज बताई गई कि किस तरह से स्ट्रक डाउन किया गया है, किस तरह से डाउन किया गया है काइंड ऑफ। जो ये ड्रोन रहा है यूएसए का, उसको रशिया के ड्रोन ने किस तरह से स्ट्रक डाउन किया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इमेज हैं जो आप देख सकते हो। और पेट्रोल और डीजल की जो सेल्स हैं वो फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्च जो है, 15 मार्च तक की जब बात बताई जा रही है, तो पेट्रोल की जो सेल है वो डाउन हुई है, कम हुई है। तो यहाँ पे बताया गया है भाई 1.4% ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ है। मंथ ऑन मंथ यदि हम देखें तो 0.5% की कमी आई है। ईयर ऑन ईयर यदि देखें तो 1.4% की पेट्रोल की सेल के अंदर कमी आई है। डीजल की डिमांड में 10.2% का रिडक्शन है ईयर ऑन ईयर, काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट रिडक्शन ये है। और जेट फ्यूल की जो डिमांड है ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, तो ये भी आप देख सकते हो, है ना। आगे फाइनली लास्ट स्लाइड हम देखते हैं, और यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया का जो फ्रेट है, इंडिया का जो फ्रेट है, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं रिसेंटली, है ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह। बिकॉज लॉजिस्टिक जो कॉस्ट होती है आपकी इकोनॉमी में वाइटल रोल प्ले करती है। चीज़ों को इधर से उधर ले जाने के अंदर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आ रही है, बताते हैं कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है वो 100 रुपये पे 7 से 8 रुपये होती है। इंडिया के अंदर ये जो कॉस्ट है वो 13 से 14 से 15 रुपये पे वेरी करती है। सामान को इधर उधर ले जाने पे जो कॉस्ट है वो 13-14 रुपये 100 रुपये पे आ रही है काइंड ऑफ, है ना। तो उसको लगातार कंटिन्यूसली कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि काफ़ी हद तक आपकी इकोनॉमी कितनी फास्टली मूव करेगी ये आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट डाउन होने पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। बताया गया है कि इंडिया के अंदर पूरा ओवरऑल जो लॉजिस्टिक्स होता है, जो ट्रांसफर इधर से उधर होता है, उसमें किसका कितना शेयर है। तो सबसे बड़ा जो शेयर है वो सड़क के थ्रू है, आप देख सकते हो 299.1 मैट्रिक टन जिस भी ये क्वांटिटी में है काइंड ऑफ, है ना। तो नेशनल रेल प्लान का सोर्स है ये, यहाँ से ली गई है इन्फॉर्मेशन। तो कितना ज़्यादा, कितना बड़ा सेगमेंट जो है उसको कवर कर रहा है आपका। शेयर परसेंटेज ऑफ शेयर के तौर पे हम देखें तो 64% को कवर कर रहा है आपकी केवल सड़कें, ठीक है, हाईवेज एंड ऑल दैट। 27% को ही रेलवे लाइक कैटर कर पा रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको ना। तो इस वजह से रेलवे का इसमें बढ़ाना जरूरी है रेलवे का, है ना। और उसको भी यदि ग्रीन एनर्जी के थ्रू किया जाए तो काफ़ी हद तक हम काफ़ी सारे अपने गोल्स जो है एसडीजी के गोल्स एंड ऑल अदर गोल्स कैन वी कैन अचीव बेसिकली, है ना। कोस्टल शिपिंग वगैरह के थ्रू अभी थोड़ा बढ़ने लगा है, 5% तक जो हमारा है रेट जा रहा है इसके थ्रू। एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक पाइपलाइन के थ्रू एंड इनलैंड वाटरवेज वगैरह के थ्रू भी यहाँ पे फिगर्स दिखाए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी रिसेंटली, काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ डाटाज थे, कुछ फिगर्स थे, कुछ इन्फोग्राफिक्स थे, जिनको जिनको कि मैंने आपके सामने रखा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये इन्फोग्राफिक्स और ये पूरी इन्फॉर्मेशन और इस टाइप की पूरी लग रहे हैं। इस लेक्चर के लिए, इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।